3 बेइज्जती। प्रीता फर्श पर गिरी हुई थी और उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी चारों तरफ से जैसे तैसे कवर करके पकड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और शरीर में असहाय दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे किसी से भी दया की उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी चौल के लोग उसे किस नजर से देखते थे। एक तो शादी होने वाले दिन ही उसके पति की डेथ हो जाना, और दूसरा उसके चाचा चाची ने उसे बिना शादी के ही ससुराल भेज दिया था ताकि उन लोगों को प्रीता का बोझ न उठाना पड़े। इसलिए सबको वो इजी टारगेट लगती थी, जिसका जब मन आया उसे कुछ भी बोलकर चले जाओ, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो उसकी सास खड़ी होकर उसे घूर रही थी। उसकी सास के पीछे उसकी नंद और देवर भी खड़े थे और वो घिन भरी नजरों से प्रीता को देख रहे थे। प्रीता की सास शकुबाई ने उसे उसके बालों से खींचकर उठाते हुए कहा, बेशरम, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू वहाँ काम करने जाती थी या रंगरलियां मनाने? तूने जिस दिन बोला था ना कि तुझे काम करना है, मैं तभी समझ गई थी कि तू जरूर कोई कांड करेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि तू उस घर के मालिक के बिस्तर तक पहुंच जाएगी। छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर शकुबाई ने प्रीता को झटक के फिर से जमीन पर पटक दिया। प्रीता फर्श पर गिरी और उसने अपना सिर ऊपर उठाकर अपनी सास को देखते हुए कहा, मम्मी जी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा भरोसा कीजिए, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं वहां तक। अब बस कर, तुझे साफ सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे लक्षण तो पहले से ही ठीक नहीं थे। अरे घर में आने से पहले ही मेरे बेटे को खा गई। तेरे पैर इस घर में पड़ने वाले थे कि इस घर का चिराग बुझ गया, तभी ही हमें पता चल गया था कि तू कितनी बड़ी कलंकनी है। पर तेरे घर वालों ने तुझे जबरदस्ती बिना किसी रिश्ते के भी हमारे मत्थे मर दिया। जरूर वहाँ भी ऐसे ही घटिया काम करती रही होगी। प्रीता लगातार रोई जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके आंसुओं को देखकर भी किसी को दया नहीं आ रही थी। वो रोते हुए ही अपनी सास से उसे अंदर आने देने के लिए कह रही थी, मम्मी जी मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर चल के बात करते हैं ना, ऐसे मोहल्ले में तमाशा करने से क्या होगा। उसकी बात सुनकर उसकी ननद शीला आगे आई और उसने प्रीता को एक थप्पड़ खींचकर मारते हुए कहा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हम तुम्हें घर में रहने देंगे? तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। पूरे चौल के लोग इकट्ठा होकर प्रीता के घर के सामने खड़े तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई प्रीता को घिन भरी नजरों से देख रहा था, कोई नफरत भरी नजरों से, तो कोई दया भरी नजरों से, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आगे आया। जब प्रीता को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने झट से शक्कुबाई के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, मम्मी जी प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, आपको तो पता है मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मम्मी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। मैंने तो आपको कितनी बार मना किया कि मुझे उस घर में काम करने नहीं जाना। मैं भले ही कम पढ़ी लिखी हूँ पर नौकरी कर सकती थी, पर आपने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ वहाँ भेज दिया ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना मम्मी जी, थोड़ी तो दया कीजिए मेरे ऊपर। शकुबाई प्रीता को ऐसे देखकर एक पल को हड़बड़ा गई और अपने पैर झटकते हुए बोली, कुलच्छनी कहीं की, तुझे समझ नहीं आता, मुझे हाथ भी मत लगाना, तेरे छूने से मैं शुद्ध हो जाऊंगी, अब गंगा जल से नहाना पड़ेगा। शकुबाई ने प्रीता को झटक दिया और उससे दूर हो गई तो प्रीता ने अब शीला के पांव पकड़ लिए और उससे विनती करते हुए बोली, दीदी जी प्लीज, आप तो समझदार हैं, माँ जी को समझाइए ना, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, मुझे एक बार अंदर तो आने दीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ, पर प्लीज ऐसे मुझे बाहर जलील मत कीजिए। भाभी, जलील तो आपने हम लोगों को कर दिया है। आपको शारीरिक सुख नहीं मिला तो आप किसी और के बिस्तर पर पहुंच गईं। इतनी भी क्या गर्मी थी आपके बदन में? अरे एक बार आप हमसे बोलकर तो देखती, हम आपकी सारी परेशानियां दूर करते। ये बातें उसके देवर ने कही थी। उसकी डबल मीनिंग बातें प्रीता को समझ में आ रही थी। प्रीता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे पता था कि उसके देवर की उसके ऊपर बुरी नजर है, पर कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके मायके वालों ने तो उसे बिना शादी के ही पराया कर दिया था।
इसलिए उसे बिना किसी रिश्ते के भी इस घर में रहना पड़ रहा था। वो सारे काम करती थी, फिर भी उसे ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ा जाता था। तभी शीला बोली, अरे इस तरह की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जहां अमीर आदमी देखा नहीं कि बिक जाती हैं। पता नहीं भैया को ये कैसे पसंद आ गई थी। आने से पहले तो मेरे भाई को खा गई और अब इधर उधर अपनी इज्जत लुटाते फिर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि भैया एक वैश्या को अपने घर में कैसे ले आए। अपने लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर प्रीता को बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसे पूरे मोहल्ले वालों के सामने जलील किया जा रहा था और उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। प्रीता ने अपनी भरी आंखों से शीला की तरफ देखते हुए कहा, दीदी ऐसी बातें तो मत कीजिए, आप तो समझिए, आप भी तो लड़की हैं, भगवान न करे, लेकिन अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो। अभी उसने इतना कहा ही था कि शक्कूबाई गुस्से से आगे आते हुए बोली, ए लड़की, तू अपनी काली जुबान बंद रख। खुद तो हम सबकी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठी हुई है और अब अपना श्राप मेरी बच्ची के ऊपर थोपना चाहती है। तुझे समझ नहीं आया? हमने कहा ना तुझे कि अब हम इस घर में नहीं रखेंगे तुझे। तू जा यहाँ से निकल, जा जाकर कहीं कोठे पर बैठ, वहीं जाकर शायद तुझे शांति मिल जाए। शक्कूबाई की बात सुनकर प्रीता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसका रोना अब भी चालू ही था। अब रोते रोते उसे हिचकियां आने लगी थीं, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से उसे सबके सामने बदनाम किया जा रहा था। शक्कूबाई ने शीला का हाथ पकड़ते हुए कहा, चल बेटा अंदर चल, वरना इस उल्टा का साया भी तेरे ऊपर पड़ गया तो कहीं तेरी भी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। चल बेटा अंदर चल। इतना कहकर शक्कूबाई शीला को अपने साथ अंदर ले गईं और वहीं शीला का भाई पंड्या प्रीता के सामने आकर उसके घुटनों पर बैठा और थोड़ा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, मैंने तो आपको पहले ही ऑफर किया था, कभी न होने वाली भाभी, लेकिन आपको ही सती सावित्री बनना था। अरे भैया चले गए तो चले गए, मैं आपको इन सब से बचा लेता, लेकिन आपने मुझे ठुकरा दिया ना। तो अब देखिए, अब इस समाज ने आपको ठुकरा दिया है। अपने आसपास अपनी नजर उठाकर देखिए, कहीं की नहीं रही हैं आप। ये तो एक दिन होना ही था। अगर उसी दिन आपने मेरी बात मान ली होती तो आज एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। प्रीता, जो पांड्या के ऐसे उसकी तरफ झुकने से डर गई थी और घबराकर थोड़ी और पीछे हो गई थी। उसने जब पांड्या की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ घिन भरे भाव भी नजर आने लगे। उसे इस वक्त पांड्या से घिन हो रही थी कि कोई भला अपनी भाभी के बारे में ऐसी राय कैसे रख सकता है। हाँ, वो उसकी भाभी बनी नहीं थी, पर रिश्ता तो जुड़ चुका था ना, और भाभी तो माँ के समान होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते नाते से ऊपर अपनी जरूरत को रखते हैं, अपनी हवस को रखते हैं। प्रीता ने सच में अपने आसपास नजरें घुमाई तो देखा कि औरतें उसे घिन भरी नजरों से देख रही थी और आदमी वासना भरी नजरों से। प्रीता खुद में ही सिमट कर रह गई और जल्दी से खड़ी हुई। उसे आज समझ में आ गया था कि जिस औरत का पति उसके साथ नहीं हो, समाज उसे किस नजर से देखता है, और वो तो बिन शादी के ही विधवा थी। वो खुद को बेसहारा महसूस कर रही थी। आज उसे अपने पति की कमी खल रही थी। काश उस हादसे में उसके होने वाले पति की जान न गई होती, या वो भी उसी दिन खत्म हो गई होती। उसे आज अपने जिंदा होने पर भी अफसोस हो रहा था। न उसके पास छत था और न ही कोई ऐसा जिसके कंधे पर सर रख कर वो रो सके। पांड्या को शक्कूबाई ने आवाज लगाई। पांड्या ने मन ही मन में कहा, अब देखता हूँ कैसे झेलती हो तुम समाज के थपेड़े। जब हार जाओगी लड़ते लड़ते, तब मेरे पास खुद ही आ जाओगी और तब मैं अपनी चाहत पूरी करूंगा। और वो प्रीता को एक बार फिर से अपनी हवस भरी नजरों से देखकर अंदर चला गया और गेट बंद कर लिया। प्रीता की आखिरी उम्मीद भी टूट गई और वो अपनी साड़ी का पल्लू समेटे हुए वहाँ से निकल गई। सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि कल रात प्रीता के साथ क्या हुआ था। वैसे भी छोटी मोटी जगह पर बात फैलने में समय नहीं लगता। प्रीता उस चौल से निकल गई और मुंबई की सड़कों पर बेसुध सी चलने लगी। एक रात ने उसकी जिंदगी में तूफान लाकर रख दिया था और अब ये तूफान पता नहीं उसकी जिंदगी को कहां तक तबाह करने वाला था। ससुराल वालों ने तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल ही दिया था। अब वो जाती तो कहां जाती। मायके वालों के लिए तो वो कब की पराई हो गई थी, जब उन्होंने प्रीता को लाल जोड़े में नहीं बल्कि सफेद सूती साड़ी में घर से विदा किया था। क्या इसमें उसकी गलती थी कि उसका दूल्हा शादी वाले दिन मंडप पर नहीं पहुंच पाया? क्या इसमें उसकी गलती थी कि वो बिना शादी के ही किसी की विधवा बन गई? आज के लिए बस इतना ही। क्या लगता है कहाँ जाएगी प्रीता?
क्या सच में वो इतनी मासूम है या सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए ये सब कर रही है? अगर सच में ये सब करके प्रीता अरोड़ा खानदान की बहू बनना चाहती है तो वो आगे क्या करेगी? जानने के लिए सुनते रहें बेशर्म इश्क।